हेलो स्टूडेंट्स, 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। एग्जाम्पल आपने किए होंगे, कल मैंने आपको दिए थे। ठीक है, अब देखिए 4.2 एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन तो 4.2 से आएगा। 99% चांस है कि 4.2 से क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और इसकी विविध प्रश्न वाला 4 वो इम्पोर्टेंट है। 4.2 में सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस है, वैल्यू निकालने वाले। तो देखिए अपन इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पहले। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक के गुणधर्म। पहला है, यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब, जैसे मान लो यह आपके पास सारणिक है, उसको मैंने डेल से लिखा है और इसकी पंक्तियों को मैंने किस में चेंज कर दिया, स्तंभों में चेंज कर दिया। तो यह आपका डेल था और मैंने जैसे स्तंभों में चेंज कर दिया, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, तो उसको क्या लिख दिया मैंने, डेल 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो डेल हो गया और ये क्या हो गया, डेल 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो डेल की वैल्यू देखो, इस रो के सापेक्ष निकालेंगे अपन। तो पहला अवयव प्लस में रहेगा, दूसरा वाला माइनस में रहेगा, तीसरा वाला प्लस में रहेगा। बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। -2 लिख ही दिया अपन ने पहले से। 2 के सामने जो भी आ रहे हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ से 2 के सामने कौन कौन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 6 को 0 से माइनस बीच में आता 0 आ गया। अब प्लस का 3 है तो 3 आ गया, 3 के सामने जो भी आ रहे हैं उनको काट दो। 4 को 1 से गुणा किया 4, 5 को 0 से 0। सोल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। जैसे आपने पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदला था तो डेल 1 आया, इसको दूसरा नाम डेल 1 लिखा, इसका मान निकाला तो इसका मान भी 0 आया। कहने का मतलब, सभी पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदलने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले भी 0 ही था, अभी भी 0 है। जैसे मान लो पहले 5 आता, अगली बार भी चेंज करने के बाद भी 5 आता। अब दूसरा है, यदि किसी सारणी में 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल आपका ये है, मैंने पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को इंटरचेंज कर दिया, परस्पर बदल दिया, तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। तो देखिए बदलने पर मैंने सारणिक का नाम लिखा डेल 1। पहले आपके पास सारणिक था डेल, पहले वाला सारणिक आपके पास डेल था, बदलने के बाद आप डेल 1 आया, तो डेल 1 का मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क रहेगा माइनस का। अगर मान लो यहाँ पे 5 आता तो यहाँ पे क्या आएगा, -5। अगर यहाँ पे मान लो 10 आता तो यहाँ पे क्या आएगा, -10। देखिए अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी ध्यान रखो, और आप सोल्व भी करोगे ना इसको और इसको, कोई भी एग्जाम्पल लेके, जैसे 1 2 3 कोई भी वैल्यू लेके सोल्व करोगे और परस्पर बदल के सोल्व करोगे तो फर्क ओनली माइनस का ही आएगा। तो डेल 1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का डेल, मतलब पहले वाली वैल्यू का नेगेटिव आएगा। यदि किसी सारणी पंक्ति क्या है, समान है। अगर 2 पंक्तियां समान है तो सारणी का मान क्या होता है, 0। देखो मैंने इस पंक्ति के सापेक्ष सारणी का मान सोल्व किया, सारणी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। सोल्व करने का तरीका कैसे होगा, पहला अवयव कितना है, 1, इसके सामने जो भी आ रहे इनको खा जाओ। 2 को 6 से गुणा किया 12, बीच में माइनस आता है, 5 को 3 से गुणा किया 15। फिर आगे देखो ये वाला माइनस में रहेगा क्योंकि ये A11 नंबर का है, तो 1 1 को प्लस करते हैं तो सम संख्या आएगी। ये कौन से नंबर का, A12 नंबर का है, 1 और 2 को ऐड करो तो 3 आएगा। 3 विषम संख्या होती है। तो देखो आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे तो प्लस आता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे माइनस आया। 2 के सामने जो भी है उनको खा गया। 1 को 6 से गुणा किया 6, बीच में माइनस आता है। 3 को 4 से गुणा किया 12। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये प्लस का 3 आ गया, इसके सामने जो भी है खा गया। 5 को 1 से गुणा किया 5, 4 को 2 से गुणा किया 8, बीच में माइनस। सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या है, 0। कहने का मतलब, अगर 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ बराबर हो सारणी का मान 0 आता है। अगला देखो, यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए, प्राप्त सारणी का मान मूल वास्तविक मान के
दोबारा देखो, यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सारणी का ये डेल, अगर मान लो आपने इस सारणी को के से मल्टीप्लाई कर दिया, जो सारणी था इसको के से, देखिए इसका मीनिंग ये होता है कि आपने के से कर सकते हैं, या तो एक रो से गुणा होगा या फिर एक कॉलम से गुणा होगा और किसी से गुणा नहीं होगा अगर ये आपने एक बार ही के लिखा है तो। मैंने पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया के से, आपके पास पहली रो थी 1 2 3, इसको जैसे आप के से गुणा करोगे तो आ गया के 2 के 3 के। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्या आ गया? के 2 के और 3 के। ठीक है, के से जैसे ही आप गुना करोगे किसको? डेल को। के आप डेल को के से जैसे गुणा करोगे तो के 2 के 3 के, ठीक है, के 2 के 3 के। अगर मान लो आप इससे गुणा करते तो इससे गुणा होता, फिर इससे गुणा वो नहीं होता। अब माइंड में क्वेश्चन आ गया, सर आपने पहली पंक्ति से ही गुणा क्यों किया? आप पहली पंक्ति से नहीं करो दूसरी से कर दो, दूसरी से नहीं करो तीसरी से कर दो, या पहले स्तंभ से कर दो, या एक से ही गुणा होगा, या तो एक कॉलम से या फिर एक उससे। यदि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणी डेल वन हो तो। अब देखो, अगर मान लो एक ही क्रम का एक ही अवयव है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ गया, एक ही अवयव है, इसको के से गुणा करोगे तो बाहर के आ जाएगा। अगर मान लो 2 गुणा 2 क्रम का हो, जैसे मान लो ये आ गया के 1 2 3 4, अगर आपने सबको के से गुणा कर दिया तो के 2 के 3 के 4 के। दोबारा देखो एक बार, अगर मान लो 2 क्रम का आ गया तो उसको मान लो आपके पास 1 2 3 4 था, इसको आपने सभी अवयवों को गुणा कर दिया तो के 2 के, एक रो का काम हो गया, दूसरी रो का 3 के और 4 के। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, आप इनमें के कॉमन लोगे, के कॉमन लोगे तो देखो के कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 4 बचेगा। अब बताओ केर के क्या आ गया? के स्क्वायर। क्या आ गया? के स्क्वायर। और ये ऐसा का ऐसा सारणी का आ गया और इसको क्या लिख दिया मैंने? डेल वन। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 2 गुणा 2 क्रम का सारणिक है और सभी को के से गुणा करेंगे तो के स्क्वायर आएगा। अगर 3 गुणा 3 क्रम का सारणिक है और सबको के से गुणा कर दिया, प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर के क्यूब आएगा। 2 का है तो के स्क्वायर, 1 का है तो के, 4 क्रम का तो के की घात 4। अब देखो यहाँ पे आपने जब एक के से गुणा किया था तो एक ही रो गुणा हुई थी या फिर एक कॉलम गुणा हुआ, कोई सा भी मान सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर के से गुणा करते हैं तो सभी अवयव मैट्रिक्स में क्या होते हैं? गुणा। ध्यान रखें, मैट्रिक्स में किसी अदिश संख्या से गुणा करते तो सभी अवयव गुणा हो जाते हैं, लेकिन सारणिक में वही एक कॉलम या एक रो ही गुणा होती है। लेकिन अगर आपने सबसे गुणा कर दिया के को तो जितनी रो है उतनी पावर में आ जाएगी, जितनी रो या कॉलम, 1 2 3 तो के की पावर 3, अगर 2 होती तो के की पावर 2। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो एक क्रम में के आएगा, 2 क्रम में के स्क्वायर और 3 क्रम में के की घात 3 आएगा। अब देखो अगर मान लो ऐसा है, जैसे 2 रो को ऐड करके लिख, 2 कॉलम को ऐड करके, देखो इसको सेपरेट कैसे करते हैं, इस D1 D2 D3 को तो भूल जाओ, बाकी सारा लिख दो, प्लस अब इस A1 A2 A3 को भूल जाओ, बाकी सारा लिख दो। तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, इसमें इसमें क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। छठा देखो, सारणी की किसी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सारणी कैसे पूरा नहीं लिखा, देखो यहाँ पे आपके पास सारणिक था, मैं मतलब बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। अब मैंने क्या किया, इस स्तंभ में तीसरे स्तंभ को के से गुणा करके जोड़ दिया। क्या बोला मैंने?
इस स्तंभ में तीसरे स्तंभ को k से गुणा करके प्लस कर दिया, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो मैंने ये ऑपरेशन लगाया है कि इस स्तंभ को k से गुणा करके इसमें जोड़ दिया, ये लिखा। अब अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में क्या बोला था मैंने? इसको खा जाओ, बाकी सारे लिख दो। अब इसको खा जाओ, बाकी सारे लिख दो। सेपरेट कर दिया, आगे आ जाओ। ये तो डेल था आपका, अभी डेल लिखा था शुरू में, क्वेश्चन में दे रखा था। अब इस स्तंभ से क्या कॉमन आ रहा कि या तो एक स्तंभ से या एक पंक्ति से कोई अचर राशि कॉमन ले सकते हैं सारणी के अंदर। इस स्तंभ से क्या कॉमन आ रहा है? के कॉमन आ रहा है। बचा ये वाला सारणिक। आपको पता है इस सारणिक में ये वाला स्तंभ और ये वाला स्तंभ बराबर है। जब आपको पता है किसी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर होते हैं, सारणिक का मान क्या होता है? जीरो। इसका मान जीरो, तो ये जीरो मैंने लिख दिया। प्रथम व तृतीय स्तंभ समान है तो इसलिए इसका मान जीरो हो गया। ये डेल, तो डेल वन बराबर डेल। इसका मीनिंग तो ये हुआ कि आप किसी भी रो या किसी भी पंक्ति में दूसरी रो या अन्य रो या पंक्ति किसी संख्या से गुणा करके जोड़ते हो या घटाते हो, कोई सारणिक का मान परिवर्तन नहीं होता। ये ऑपरेशन लगाया था लेकिन सारणिक में कोई भी परिवर्तन किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। ये आपके पास सारणिक है। अब देखो, आपको मैंने 4.1 में पहले भी बताया था, अगर A11 है, A12 है, A13, देखो A11, A12, A13 ये पहली रो है, ठीक है। अब इनके साथ क्या लिया मैंने? F21, F22, F23 ये सहखंड होते हैं, कोफैक्टर होते हैं। F वाले क्या होते हैं? कोफैक्टर। F21, F22 मैंने रो तो ये ली है और कोफैक्टर इसके लिए सहखंडस। अवयव तो पहली रो के लिए हैं, सहखंड दूसरी की। अगर ऐसा होता है अलग अलग तो वैल्यू क्या होती है? जीरो आती है। देखो सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग आ गया, देखो यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे F21 है, यहाँ 1 2 है, अलग है तो वैल्यू क्या है कि जीरो। यहाँ पे भी देखो अलग है, F21 है, यहाँ F11 है, वैल्यू क्या है कि जीरो। अगर मान लो सेम आ गए, A11 के सापेक्ष F11, A12 के सापेक्ष F12, A13 के सापेक्ष F13, तो सारणिक का मान होता है वो। ऐसे A21 के सापेक्ष, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है। A21 F21, A22 F22, A23 F23, तो भी क्या आएगा? डेल। समान हो तब तो डेल आता है, ठीक है, और अलग हो गया तो वैल्यू क्या आती है? जीरो। यही प्रॉपर्टी है 7वें नंबर की। 8वें नंबर की प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता? शून्य। अगर मान लो कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम, उसके सभी अवयव शून्य है तो मान क्या आता? शून्य। ठीक है, आप चेक कर लें, आप इसको शून्य आएगा। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। जैसे ये कौन सा त्रिभुजाकार? देखो त्रिभुजाकार ये सारणिक है। ये कौन सा था? ये था ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो इसमें ऐसे बोल रहा है, इसका सारणी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? A B 0 C। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को गुणा करोगे वही मान आएगा। मुख्य विकर्ण को गुणा करो AC, देखो AC आया सोल्व करने पर। जैसे मान लो ये भी मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव सभी जीरो है तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो गया, निम्न त्रिभुजाकार सारणिक हो गया। अरे निम्न त्रिभुजाकार सारणिक हो गया ना, ये ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक था। मैट्रिक्स होता है ऊपरी त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार। तो मुख्य विकर्ण क्या? AC, तो AC आएगा। ऐसे देखो यहाँ पे इस विकर्ण के नीचे के सभी जीरो हैं तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार हो गया। तो इसके सबको गुणा कर दो, ADF को गुणा करोगे वही इसका मान आएगा, ADF ही आया है। सोल्व करके लिखोगे तो भी आएगा। मतलब त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है, ठीक है। मुख्य विकर्ण ये होता है इनके, देखो मुख्य विकर्ण कौन सा होता है? ये वाला, ये होता है इनके ऊपर के या नीचे के अवयव। अगर सभी अवयव जीरो हैं तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होता है और उसके संगत सारणिक होगा। समझ में आ रहा है? कोई भी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर के या नीचे के अवयव जीरो होते हैं वो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में काउंट होता है।
उसके संगत त्रिभुजाकार सारणिक होगा। त्रिभुजाकार सारणिक में सारणिक का मान उनके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणा के बराबर ही होता है। ए सी ए डी एफ। लास्ट है, यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हो तथा x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए तो x माइनस ए सारणिक का एक गुणनखंड होता है। आप छोटी क्लासों में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू ए रखने पर बहुपद का मान 0 आ रहा है। एक्स इक्वल टू ए रखने पर बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0। एक्स इक्वल टू ए रखने पर बहुपद का मान 0 आता है तो एक्स माइनस ए उसका एक गुणनखंड होता है। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। अगर एक्स बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आता है, अगर एक्स बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आता है तो एक्स माइनस 2 उसका एक क्या होगा, गुणनखंड। अगर x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान 0 आता तो गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 3 होगा। अगर x बराबर अल्फ़ा रखने पर तो x माइनस अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो x बराबर -2 रखने पर 0 आता तो उसका गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 2। मतलब उल्टा होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास ये सारणिक है। आप मेरे को ऐसे बताओ, अगर मैं x का मान a रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1a स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 1a स्क्वायर। मतलब x बराबर a रखने पर 2 रो सेम हो जाएगी, 2 रो क्या हो जाएगी, सेम, और 2 रो सेम होते सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। अब आ जाओ, x बराबर अगर मैंने b रख दिया तो ये वाली रो और ये वाली रो सेम हो जाएगी, 2 रो सेम होते सारणिक का मान क्या आएगा, 0। मतलब x बराबर a और x बराबर b रखने पर 0 आ रहा है सारणिक का मान, तो एक गुणनखंड तो इसका होगा x माइनस ए और एक गुणनखंड होगा x माइनस बी। क्वेश्चन आएगा तब समझा दूंगा और मैं। इसका मतलब होता है पंक्ति 1 व पंक्ति 2 को परस्पर बदला गया है। इसका मतलब यह है कि आपने पंक्ति एक में क्या ऑपरेशन लगाया है, इसका मतलब दोनों तरफ है, इंटरचेंज किया है। इसका मतलब आपने इसमें चेंज किया है, R1 में ही चेंज किया है। अब चेंज क्या किया है, R1 में आपने चेंज किया है, R1 को कैसे गुणा कर दिया। ठीक है, R1 को किससे गुणा कर दिया, कैसे गुणा कर दिया, तो R1 में चेंज हो गया। इसका मतलब C2 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, देखो KC3। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे KC3 नहीं आएगा, KC2 आएगा। क्या आएगा, KC2 कर लेना आप, KC3 क्या लेना, KC2। अब की बार R1 में क्या ऑपरेशन लगाया है, R1 में क्या ऑपरेशन लगाया है, R1 में लगाया कि R1 प्लस KR2। ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। C2 में क्या ऑपरेशन लगाया, C1 माइनस KC3। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे अपन ऑपरेशंस लगाएंगे। यहाँ पे C2 कर लेना आप, क्या कर लेना, C2 में ऑपरेशन, इस वाले में देखो, इस वाले में थोड़ा गलत हो गया, C2 में ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस KC3। ठीक है, देखिए ये ऑपरेशन की बात करते हैं तब अपन क्वेश्चन करवाएंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी कुछ पता नहीं चल रहा आपको ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, मैं आपको तब बताऊंगा कि क्या ऑपरेशन क्या मतलब है। ठीक है, ऑपरेशन क्यों लगाते हैं, ऑपरेशन सारणिक के मान को सोल्व करने के लिए, सारणिक के मान को आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि सारणिक का मान आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, अब आगे आ जाओ, सारणिकों का गुणनफल। देखिए सारणिक ये है 2 गुणा 2 का, ये 2 गुणा 2 का। पंक्ति से स्तंभ को गुणा कर सकते हैं, जैसे आपका ये स्तंभ था, आपने इससे गुणा किया, ये आया, फिर इससे गुणा किया, ये आया। ठीक है, ऐसे ही आप इस स्तंभ को इससे गुणा करो और इससे गुणा करो तो ये और ये आ जाएगा। ये तो आप सिंपल मैट्रिक्स के जैसे, लेकिन इसमें ऐसे भी होता है, पंक्ति से भी गुणा कर सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति से भी। कैसे, जैसे ये पंक्ति है,
आपने इससे गुणा कर दिया, ठीक है, और इसी पंक्ति को आपने इससे गुणा कर दिया। अब ऐसे ही आपने इस पंक्ति को इससे गुणा किया और इसी पंक्ति को इससे गुणा कर दिया, तो पंक्ति से पंक्ति को गुणा कर सकते हैं और पंक्ति से स्तंभ को गुणा कर सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल अपन 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों को जितना पढ़ा दिया उतना कॉपी में काम कीजिएगा, ठीक है। जो भी समझ में नहीं आता आप मेरे को मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।